हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गगन कपूर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। हम इनकम टैक्स पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स क्लास नंबर 1 रिकॉर्ड की थी। रिकॉर्ड करके हमने यूट्यूब पर भी अपलोड कर दी थी। बच्चों का मैसेज आ रहा था, कह रहे थे कि सर आपके लुक्स चेंज हो गए हैं। कोई कह रहा था कि आप कबीर सिंह लग रहे हैं और कोई कह रहा था कि आप गब्बर लग रहे हैं अक्षय कुमार की मूवी के। खैर जो भी है, बच्चों का इतना प्यार रहता है और उसी से हमारे में एनर्जी रहती है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये हमारी वीडियोस जो हैं लेटेस्ट हैं। अब बच्चे कहते हैं सर इनकम टैक्स में कुछ आपकी वीडियोस पहले की भी हैं यूट्यूब पर और कुछ नई भी हैं। तो ये जो नई वीडियोस हैं इसमें हमने बैकग्राउंड को ब्राउन कलर का कर दिया है। यहां से आपको पता लग जाएगा कि ये हमारी वीडियोस नई हैं। लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन की बात की थी। आज की क्लास में भी हम इंट्रोडक्शन की ही बात करेंगे। इसका मतलब नेक्स्ट क्लास से हम अपना मेन इनकम टैक्स स्टार्ट करने वाले हैं। सर क्या लास्ट क्लास में आपका मन नहीं भरा हमारे को तंग करके इंट्रोडक्शन से? अभी मन नहीं भरा, अभी थोड़ा सा क्या कहते हैं, घड़े में थोड़ा सा पानी बाकी है इंट्रोडक्शन का, वो एक बार पूरा हो जाए और फिर हम अपनी इनकम टैक्स की कोर जर्नी को स्टार्ट करेंगे। सर तो इसको छोड़ दो, छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि अगर अभी हमने आपके साथ इसके बारे में चर्चा नहीं करी तो फिर ये रह जाएगी, हो नहीं पाएगी। ठीक है सर, जैसे आपकी मर्जी। वैसे भी आप किसी की सुनते कहां हो, लो ऐसी बातें मत किया करो। हमने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन में मतलब इनकम टैक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताऊंगा। तो कुछ लास्ट क्लास में हम बातें डिस्कस कर चुके हैं। हमने ये 4 पॉइंट लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि भाई सरकार ये जुल्म क्यों करती है, हमारे पे टैक्स क्यों लगाए जाते हैं, कौन लगाता है, ये हमने लास्ट क्लास से बात की थी। हमने ये भी बताया था कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दो तरह के होते हैं। अभी ये हमारी सीरीज डायरेक्ट टैक्स या इनकम टैक्स के बारे में चलेंगी। इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बच्चे पूछ रहे थे कि सर इनडायरेक्ट टैक्स कब चलेगा। तो होता यह है, इनडायरेक्ट टैक्स का पेपर हम पहले बनाते हैं, फिर हम डायरेक्ट टैक्स का बनाते हैं। तो अभी इनकम टैक्स चल रहा है, जब इनकम टैक्स कंप्लीट कर लूंगा तो फिर इनडायरेक्ट टैक्स पर दोबारा जीएसटी के ऊपर आऊंगा। हु हैज पावर टू चार्ज टैक्सेस, तो हमने देखा था कि हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और हमारे पास लोकल अथॉरिटीज, 3 तरह की गवर्नमेंट हैं और तीनों तरह की गवर्नमेंट्स के पास अपनी अपनी पावर है। हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं और उसको चार्ज करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। अभी तो निर्मला सीतारमण जी इसकी सरदार हैं, जो कह दें। सुनते नहीं है वो किसी की भी। अगर हमारी सुनने लगे तो हम सबसे पहले बोलेंगे कि भैया एजुकेशन से जीएसटी हटा लो, तो वो सुनते नहीं है किसी की। मतलब हर सरकार, क्योंकि पैसा हर सरकार को चाहिए। तो किसके पास ताकत है टैक्स लगाने की, ये हमने देखा लास्ट क्लास में, हम देख चुके हैं। और हमने ये भी देखा था कि लॉज कैसे बनाए जाते हैं, इन पर्टिकुलर सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज कैसे बनाए जाते हैं। पार्लियामेंट में आते हैं, बिल रखा जाता है, चर्चा होती है, उसके बाद में दोनों हाउसेज जो हैं अप्रूवल देते हैं, फिर वो प्रेसिडेंट साहब के पास जाता है और फिर प्रेसिडेंट साहब उसको अप्रूवल दे देते हैं। तो ये हमारा लॉ इस तरीके से बनता है। तो सर वो कौन सा लॉ बना था, किस अशुभ घड़ी में बना था? इनकम टैक्स एक्ट बना था, 1961 में बना था। उसे अशुभ क्यों कहे? उससे पहले भी कानून होता था, वो भी इनकम टैक्स ही था। तो अभी नया आ गया 1961 का, अब कोई और आ जाएगा तो ईयर चेंज हो जाएगा, रहेगा तो वही। तो ये जो हम इनकम टैक्स के लॉ की बात कर रहे हैं, ये 1961 में बना था और फिर हर साल इसके अंदर थोड़ी बहुत ट्यूनिंग चलती रहती है, गाड़ी की रिपेयर मेंटेनेंस चलती रहती है, गाड़ी वही है। तो जिन बच्चों ने हमारा क्लास 1 नहीं देखा है, जो छूट गया हो, तो वो यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हैं, हमने वहां डाला हुआ है। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उन्होंने कवर कर लिया है, तो बहुत अच्छी बात है। सर तो आज की क्लास में हम क्या नया जानेंगे? तो लास्ट क्लास में अगर मैं बात कर रहा था आपके साथ, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दिखाऊं? दिखा दो सर। लो, तुमने कहा, हमने दिखा दिया। वरना बच्चे तो क्या है, नाराज हो जाते हैं, कहते हैं कि सर ये क्या बात हुई। लो, मैंने दिखा दिया। कह रहे फिर आपके पढ़ाने में और बाकियों के पढ़ाने में अंतर क्या है? यही तो बात है कि आप जो बात करते हो हमें थोड़ी थोड़ी समझ आ जाती है। तो मैंने कहा कि भाई लास्ट क्लास में आपको बताया था कि इंडिया में सबसे बड़ी ताकत जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है।
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही पावर दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप इनकम टैक्स चार्ज कर सकते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन से मिली हुई पावर को यूज करके सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास जो कई सारे उसके पास मिनिस्ट्रीज होती हैं उसमें से, क्योंकि हम टैक्सेशन की बात कर रहे हैं तो हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात कर रहे हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हेड आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं और इसके हेड आपके प्राइम मिनिस्टर साहब हैं। ठीक है सर, ये तो पॉलिटिकल बात हो गई। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ऐसी कई और भी मिनिस्ट्रीज हैं, होम मिनिस्ट्रीज हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात कर रहे हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, सोर्सेस कलेक्ट करने का डिपार्टमेंट है, और इस डिपार्टमेंट के अंदर ये दो यूनिट्स आते हैं, एक का नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, दूसरे का नाम होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, सीबीआईसी। तो मैं ये आपको बता चुका हूं कि क्योंकि हम इनकम टैक्स की जर्नी पे अभी चले हैं तो हम इसकी बात करेंगे। जाते जाते मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस होता है वो इनकम टैक्स की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सर हम तो तब तक थक गए थे, आपकी बात एक कान से सुन रहे थे दूसरे से निकाल रहे थे, आप भी जबरदस्ती वीडियो बंद नहीं कर रहे थे, तो हम बैठे हुए थे। तो मैं इसी जर्नी को अब आगे लेके जाने वाला हूं, सीबीडीटी के साथ सारी की सारी चर्चा को आगे लेके जाऊंगा। तो हमारी आज की क्लास में हम इस बारे में चर्चा करेंगे, सीबीडीटी क्या है, इनकम टैक्स रूल्स क्या है, सर्कुलर क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशंस क्या है, जजमेंट्स क्या है, इन सब की बात करेंगे। इनकम टैक्स नहीं पढ़ेंगे, इनकम टैक्स में क्या क्या और चीजों की रेफरेंस आती है उनकी चर्चा आपके साथ हम करेंगे। ठीक है, तो हम चर्चा करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में ही, क्या नया हमने आपके साथ अब डिस्कस करना है। तो लास्ट क्लास से कंटिन्यूटी बनाते हैं। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 246 में शेड्यूल 7 के हेल्प से लिस्ट 1 के अंदर कह रखा है कि एंट्री नंबर 82 है, जो कि पावर दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू चार्ज टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। तो वैसे बच्चे अब जब तक सिलेबस शुरू होता है उनके पास बहुत समय होता है, तो ऐसे में बच्चे क्या करते हैं, मस्करी करते रहते हैं। गूगल पे जाके वो कई बार चेक करते हैं कि सर हम जाके चेक करेंगे लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, इस तरीके से वो चेक करते हैं। तो आप चाहें तो वहां जाकर के आप चेक कर सकते हैं, गूगल पे लिखेंगे तो आपको शेड्यूल 7 लिस्ट 1 शेड्यूल 7 लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, तो पूरा आपके पास आ जाएगा, जिसमें आप चेक कर पाएंगे लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 सारी एंट्रीज अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, जिन बच्चों को शौक है, अभी समय है। तो मैंने सुबह चेक किया था, आ रहा था, मैं दिखाऊं आपको, रुको, चलो छोड़ो सर, आगे बढ़िए अभी आप। तो यहां लिखा है कि पावर टू लेवी टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम रेस्ट विद स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि वो लिस्ट 2 में आ रहा था ऑफ शेड्यूल 7 एंट्री नंबर 46। खैर जानने की बात थी कि भाई एग्रीकल्चरल इनकम की बात जब इनकम टैक्स में आएगी तो दूर जाके आएगी, तो मैं याद दिलाऊंगा आपको कि भाई हमने इंट्रोडक्शन के पार्ट में ये बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं लेगी, तो वो बच्चों को अक्सर याद रहता है, क्योंकि ये इतनी भारी बात नहीं थी कि वो भूल जाएं। इन एक्सरसाइजिंग इट्स पावर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मेड इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये हमने आपको बात बताई थी कि अपनी इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट बनाया था 1961 में थ्रू पार्लियामेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ पार्लियामेंट के थ्रू बनते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट असेंबली से बनते हैं। एंड एवरी ईयर इट अमेंड इनकम टैक्स एक्ट 1961 विद द हेल्प ऑफ फाइनेंस एक्ट। अब हर साल हमारे इनकम टैक्स को हम एक्ट को नया नहीं लाते, उसके अंदर बदलाव करते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइनेंस एक्ट। और ये जो मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं ये होगी अपडेटेड टिल फाइनेंस एक्ट नंबर 2 2019, यहां तक का अपडेटेड होगा। अब आप ये मत कहना कि सर ये वीडियोस 2019 की, अरे वीडियो 2020 की। आप यहां पर देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा हो, यहां लिखा हुआ है कि वीडियो मैं बना रहा हूं सैटरडे को जुलाई 18 को 2020 और लगभग 1:45 बजे का समय है, 1:45 पे मैंने वीडियो को बनाना शुरू किया था।
तो ये नई वीडियो है, तो 2020 में जो भी एग्जाम होंगे, चाहे वो मई में हो, जून में हो, नवंबर में हो, दिसंबर में हो, उन सब में यही 2019 वाला ही आना है, ठीक है। तो कहीं बच्चों को ये ना लगे ना कि सर आपने जो है हमें पुराना पढ़ाया है, नहीं, ये अभी एग्जाम के हिसाब से ये लेटेस्ट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, उसने ये इनकम टैक्स की जिम्मेदारी के लिए एक सीबीडीटी डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, ठीक है। और सीबीडीटी इज पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। सर ये आप बता चुके हो, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऊपर की हिरार्की की बात है। सीबीडीटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इन्होंने अपना एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बना रखा है जिसके थ्रू ये इसको कंट्रोल करते हैं। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मैंने आपको बताया था सीए बिल्डिंग के बराबर में है, पुलिस हेडक्वार्टर के ऑपोजिट में है, ठीक है ना। तो वहीं पहले हम जाते भी थे, जब सीए में एडमिशन लेते थे तो उसी बिल्डिंग में होता था, आया जाया करते थे, ठीक है। अब जब हम इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो आपको मुझे यह बताना है कि इनकम टैक्स को पढ़ने के लिए हमें और भी 2-4 जगहों पर झांकना पड़ता है, ताका झांकी करनी पड़ती है, खिड़की झरोके से झांकना पड़ता है। वो क्या है वो समझिए। सोर्सेज ऑफ स्टडी ऑफ इनकम टैक्स। तो जब आप इनकम टैक्स की बुक पढ़ेंगे तो वहां पर जो मटेरियल आपको दिया जाएगा वो इन सोर्सेज से कलेक्ट करके दिया जाता है, ठीक है। कैसे? यहां पर हमने बताया है कि जब आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो इनकम टैक्स पढ़ने के लिए आपको क्या क्या चीजें स्टडी करनी पड़ेंगी। सबसे पहला तो आपको इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना पड़ेगा। सर क्या हमारे सिलेबस में पूरा इनकम टैक्स एक्ट आएगा? आंसर इज नो। इनकम टैक्स को दरअसल हम 2 लेवल्स में पढ़ते हैं। फर्स्ट लेवल पर जनरली वर्किंग नॉलेज ली जाती है और फिर एडवांस नॉलेज ली जाती है, और ये हर जगह होता है। इवन आप सीए भी कर रहे होंगे ना, तो भी जो आप इंटरमीडिएट लेवल कहेंगे वो वर्किंग नॉलेज है, और अगर आप डीयू का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां भी लिखा है वर्किंग नॉलेज है, यानी कि वो सब जगह वर्किंग नॉलेज होती है। और वर्किंग नॉलेज का मतलब ये होता है कि लगभग हम आपको इनकम टैक्स का सेक्शन नंबर 1 से लेकर के मोस्टली सेक्शन नंबर 80 तक हर जगह होता है। आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, प्रोफेशनल कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, सबका 1 to 80 सेक्शन तक सबने पढ़ना होता है। उसके बाद कहीं कहीं सिलेक्टिव कुछ 2-4 चैप्टर किसी कोर्स में होते हैं, किसी में नहीं होते हैं। तो हमें पूरा इनकम टैक्स एक्ट नहीं पढ़ना, सेक्शन 1 to 80 बेसिकली पढ़ना है। फिर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो चेपियां लगाई गई हैं, हर साल जो उसमें अमेंडमेंट की जाती है, वो भी हमें फाइनेंस एक्ट 2019 तक की अपडेटेड पढ़नी है। ये दोनों काम पार्लियामेंट के थ्रू हो जाते हैं। मैंने नीचे रेफरेंस के लिए लिखा है कि इनकम टैक्स एक्ट में अगर मैं बात करूं बेयर एक्ट की, लॉ जब इनकम टैक्स एक्ट बनाता है तो वहां पर चैप्टर्स होते हैं। सर हम अपनी बुक खोलेंगे तो बुक में भी चैप्टर होंगे, अभी ये राज है बुक की बात, लेकिन जब बुक खोलेंगे तो बुक में चैप्टर्स होंगे। वो चैप्टर नहीं, जो ओरिजिनल सरकार ने एक्ट बनाया हुआ है उसके अंदर चैप्टर होते हैं। रोमन में लिखा होता है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। तो मोस्टली जहां पर भी इनकम टैक्स फर्स्ट टाइम पढ़ाया जाता है, चाहे कोई भी लेवल हो, वहां पर चैप्टर 1 to चैप्टर 6A तो मोस्टली होता ही होता है। तो ये हमारे कोर्स का पार्ट होगा। मैंने लिखा ये कॉमन होता है सबके लिए, ठीक है। तो बच्चे कई बार पूछ रहे होते हैं, सर मैं ना पंजाब यूनिवर्सिटी से कर रहा हैगा, तो मेरे कोर्स ਦੇ ਵਿੱਚ है नहीं है? सब जगह है, सब जगह हैगी है। ओके, अब सर इनकम टैक्स एक्ट के साथ साथ हमें पढ़ने पड़ते हैं इनकम टैक्स रूल्स 1962 में बने थे, ठीक है। इनमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट आती रहती हैं। तो इनकम टैक्स रूल्स 1962 हम पढ़ते हैं साथ में, ठीक है। एक्ट के साथ साथ हमें रूल्स पढ़ने पड़ते हैं, साथ में हमें सर्कुलर पढ़ने पड़ते हैं, नोटिफिकेशन पढ़नी पड़ती हैं, क्लैरिफिकेशंस पढ़नी पड़ती हैं, और जुडिशियल जजमेंट्स भी पढ़नी पड़ती हैं, जो कोर्ट जजमेंट्स आती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के केसेस हम पढ़ते हैं, प्लस स्टेट वाइज हम कुछ ही केसेस पढ़ते हैं, क्योंकि स्टडी में स्टेट वाइज का ज्यादा काम हम कर नहीं सकते, धीरे धीरे आपको बताएंगे। तो सर हमें इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना है, फाइनेंस एक्ट पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। तो मैं आपको बताऊं बेटे, अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स एक्ट जो है हमें 90% पढ़ना है। हमारे सिलेबस में 90% इनकम टैक्स एक्ट की बातें होंगी। ये बाकी सारा जो आपको दिख रहा है ये टोटल मिला के 10% है पूरा। इनकम टैक्स एक्ट हमें बताता है कि भाई इनकम कैसे निकाली जाएगी, और फाइनेंस एक्ट का काम यहां पर थोड़ा सा होता है, जो चैप्टर नंबर 1 में ही हम आपको बता देंगे कि वो कई बार ना टैक्स के रेट हमें बताने में मदद करता है, बस आएगा और चला जाएगा। तो जब भी हम इनकम टैक्स के रेट निकालेंगे तो हम फाइनेंस एक्ट की बात करेंगे। सर अगर मैं आपकी वीडियो भविष्य में देख रहा हूं
मतलब 2021 में देख रहा हूं, 2022 में देख रहा हूं, और आपने वीडियो नहीं बनाई तो होगा कुछ नहीं, वहां के फाइनेंस एक्ट में केवल मामूली सा चेंज आया होगा कि इनकम टैक्स के जो इनकम है उस पर टैक्स हम अब थोड़ा सा बदल देंगे, तो हल्का सा रेट चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा एक्ट चेंज हो जाता है। बच्चे कई बार घबराने लग जाते हैं, सर वीडियो पुरानी है, इनकम टैक्स हर साल बदलता है। अरे वो बहुत मामूली सा बदलता है, और ज्यादातर तो टैक्स का रेट ही बदलता है, वो भी कई बार नहीं भी बदलता। तो ये आपको फाइनेंस एक्ट से पता चल जाता है, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, फिलहाल यहां पर हम इसकी बात करेंगे और बच्चों को सिखाएंगे भी कि भविष्य में भी या पूरे जीवन काल में टीचर पे डिपेंडेंट थोड़ी ना रहना होता है। बाजार से, गूगल से नए रेट मिल जाते हैं, नए रेट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 90% तो ये है, बाकी 10% में ये है। तो फाइनेंस एक्ट का काम क्या था बताओ? फाइनेंस एक्ट ये बताता है कि जी इनकम के ऊपर टैक्स किस रेट से लगाना है, किसको किस रेट से लगाना है, बस छोटा सा एक कैलकुलेशन टेबल वहां से हमें देखना पड़ता है। ठीक है, तो सर ये इनकम टैक्स रूल्स क्या है? तो ये भी कोई बहुत ज्यादा रूल हमें नहीं पढ़ने, थोड़े से रूल पढ़ने होते हैं। लेकिन सर ये इनकम टैक्स रूल होते क्या है? देखो, सरल भाषा में हम कहें तो लॉ ये बताता है कि आपको करना क्या है। अब आप पूछो सर करना कैसे है, तो ये बात लिखी होती है रूल्स के अंदर। जैसे आपको ये बता दिया जाए कि अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो आप अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। अब आप पूछेंगे ना सर लाइसेंस बनेगा कैसे, तो हम कहेंगे कि भैया आपको अथॉरिटी में जाना है, एक फॉर्म भरना है, और आपका पहले लर्निंग लाइसेंस बनेगा, फिर आपका पक्का लाइसेंस बन जाएगा। तो सर ये बातें लॉ में नहीं लिखी जाती। जब लॉ बनाया जाता है तो ग्रॉस प्रोविजन बना दिए जाते हैं कि हाँ भाई कोई व्यक्ति अगर लाइसेंस बनवाना चाहता है तो उसकी उम्र 18 साल है तो बना देंगे। अब वो पूछेगा सर कैसे बनेगा, तो वो कह रहे ये बात ना बाद में हम जो विभाग बनाएंगे उसको बता देंगे, वो विभाग उसके रूल बनाएगा। तो इनकम टैक्स के अंदर सरकार ये कहती है कि भैया ये आपकी इनकम होगी, ऐसे आपको कंप्यूट करना है, ऐसे आपको रिटर्न भरनी है। अब आप कहोगे सर करनी कैसे है? इनकम टैक्स में जब जब कैसे की बात करोगे तो फिर हमारे पास आएंगे इनकम टैक्स के रूल्स। ये इनकम टैक्स के रूल्स, ये सर्कुलर नोटिफिकेशन क्लैरिफिकेशन, ये सब कौन इशू करता है? ये इशू करती है सीबीडीटी। अब आप ये नहीं पूछ सकते सर सीबीडीटी कौन है, तो सीबीडीटी कौन है ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो यही रेफरेंस की बातें हमने आपके साथ करनी है। तो जब हम इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते हैं तो वहां पे कई कई बार शब्द लिखे होते हैं एज प्रेस्क्राइब्ड, एक्ट में लिख देते हैं एज प्रेस्क्राइब्ड। अब हम एक एक्ट पढ़ रहे हैं और वहां कोई वर्ड मिला है एज प्रेस्क्राइब्ड, तो हम कह रहे हैं भाई प्रेस्क्राइब कहां करोगे? उन्होंने कहा रूल में करेंगे। तो सरकार मतलब पार्लियामेंट क्या करती है? मेजर नियम कानून बना देती है और फिर वो डिपार्टमेंट को कहती है कि भैया अब इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो इसके अनुसार जो भी रूल्स बनाने हैं वो आप बनाओ। नाउ फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इनकम टैक्स, जब इनकम टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन होगा, एग्जीक्यूशन होगा, तो सीबीडीटी को यह पावर दी जाती है सेक्शन 295 में, टू मेक रूल्स स्पेसिफिक टू कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इनकम टैक्स। ये पावर दी जाती है कि वो इनकम टैक्स के लिए रूल्स बना सकते हैं। तो गवर्नमेंट जो है कभी कभी ये बात जब हम पढ़ेंगे तो वो कहेगी कि भैया इसको कैसे करना है, रूल में जाके चेक कर लो। तो हम आपको रूल्स भी साथ में कई बार पढ़ाएंगे। अभी आपको हम रूल्स की ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, सिंपल सी बात आपको बताएंगे कि जब आप सिलेबस खत्म कर रहे होंगे तब आपके मन में ये बात आएगी कि सर ने शुरू में कहा था कि इनकम टैक्स के रूल्स होते हैं। तब हमारी नॉलेज स्टार्ट हुई थी, हम समझ नहीं पाए थे। तो एंड में जाके आपके मन में ये आएगा कि क्या मुझे रूल्स की बातें समझ में आई या नहीं आई। तो आप चेक कर लेना, मैं पहले ही लिख के दे रहा हूं कि आप अपने सिलेबस के दौरान कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से रूल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और जब आप इनकम टैक्स पढ़ रहे होंगे तो आपको याद आ जाएगा, हाँ सर ने कहा था कि हम एक्ट भी पढ़ेंगे और साथ में रूल्स भी पढ़ेंगे। एक्ट कहता है कि क्या होगा और रूल कहता है कि कैसे होगा। तो इसके बारे में डिटेल चर्चा तो जब तक हम टैक्स जानेंगे नहीं कर सकते, लेकिन अभी आपको रेफरेंस बता देता हूं कि बाद में जाके आपको संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ हमने पढ़ा था। एक चैप्टर आएगा सैलरी। ये चैप्टर इतना लंबा होता है कि बच्चा जब इस चैप्टर को पढ़ता है ना तो बहुत परेशान रहता है कि सर ये खत्म क्यों नहीं हो रहा, कितना समुद्र की तरह विशाल ये चैप्टर है। तो इस चैप्टर से एग्जाम के अंदर सर्टेनली क्वेश्चन आता है, सर्टेनली क्वेश्चन आता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कोई भी।
तो इस चैप्टर के अंदर बहुत बड़ा ये समुद्र जैसा चैप्टर है, इसमें 2 रूल आएंगे, रूल 2 और रूल 3। स्पेसिफिक कहूं तो रूल 2A 2B 3, ये 3 आएंगे बस। समुद्र जैसे चैप्टर में ये 3 छोटे टापू आएंगे। रूल 2A हाउस रेंट अलाउंस की बात करेगा, रूल 2B लीव ट्रेवल कंसेशन की बात करता है, रूल 3 वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट्स की बात करता है। तो उस चैप्टर में जाके क्रॉस वेरीफाई कर लेना। हाउस प्रॉपर्टी का भी क्वेश्चन अक्सर आ ही जाता है एग्जाम में, और इस चैप्टर में एक हम रूल पढ़ते हैं, रूल नंबर 4, जो कि थ्योरी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यही चाहो तो यही लिख लो। इनकम टैक्स एक मिक्स्ड पेपर है जिसमें थ्योरी भी होती है और प्रैक्टिकल भी होता है, और प्रैक्टिकल का जब हम आंसर देते हैं तो कई बार हम थ्योरी का रेफरेंस देते हैं, लेकिन अगर एमसीक्यू बनने लग जाए तो फिर थोड़ा सा मामला कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि सीधा सीधा हमें आंसर टिक करने होते हैं। एक चैप्टर आएगा पीजीबीपी। ये ऐसा भयानक चैप्टर है कि जैसे बच्चे को लगता है कि उसको आपने मैदान में जंग के अखाड़े में उसको उतार दिया और सामने शेर आ गया। इसको पढ़ने से पहले बच्चे बहुत मुझसे पूछते हैं, सर ये पीजीबीपी कब पढ़ाओगे, पीजीबीपी कब पढ़ाओगे। और जैसे ही हम पीजीबीपी पढ़ाना शुरू करते हैं तो धीरे 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 बच्चा पूछने लगता है कि सर क्या मैं इसको एग्जाम में छोड़ के जा सकता हूं। तो छोड़ने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बढ़िया है कि इनकम टैक्स के अंदर पीजीबीपी पढ़ते हुए हम कुछ प्लानिंग कर लेते हैं, तो मैं आपको उसी समय बताऊंगा, अभी नहीं। लेकिन पीजीबीपी का क्वेश्चन भी हर जगह आता है। यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर यहां से अक्सर थ्योरी पूछ ली जाती है, बच्चा थ्योरी से काम चला लेता है, प्रैक्टिकल से बचने की कोशिश करता है। तो यहां पर भी आप रूल पढ़ेंगे। रूल 6F बताता है कि व्यापारी को अपनी किताबें मेंटेन करनी है तो उसके क्या नियम है। व्यापारी अपने बिजनेस में एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगा सकता है तो क्या नियम है। और अगर व्यापारी अपने व्यापार में कैश में पेमेंट करेगा तो क्या नियम है। ठीक है। और वैसे तो कुछ बुक्स में एग्रीकल्चरल इनकम को लेके एक अलग चैप्टर होता है, कुछ बुक्स में ये पीजीबीपी के अंदर ही दिया होता है। तो कई लोग कहते हैं शायद एग्रीकल्चरल इनकम हमारी बुक में दिया नहीं है, तो उनका पीजीबीपी चैप्टर में मिल जाएगा। उस पे एग्रीकल्चरल इनकम किसे कहते हैं, रूल 7 और 8 इस तरीके से डिफाइन करता है। ठीक है। तो ये मैंने कुछ रेफरेंस दिए, और भी हो सकते हैं। जैसे इनकम टैक्स के अंदर हर व्यक्ति को पैन बनवाना पड़ता है, परमानेंट अकाउंट नंबर चाहिए। अब आप कहो कि सर परमानेंट अकाउंट नंबर कैसे बनेगा, तो रूल बताएगा। आप कहोगे सर इनकम टैक्स के अंदर हर व्यापारी को अपनी एक रिपोर्ट खुद से बना के सरकार को देनी पड़ती है, इनकम टैक्स की रिटर्न देनी पड़ती है, तो वो रूल्स बताएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो मैंने रेफरेंस के पार्ट पर आपको ये बातें बताई कि कभी कभी रूल्स की बातें आएंगी। ठीक है। सर समुद्र में खो ना जाए, तो हम पढ़ रहे थे कि इनकम टैक्स में जब हम पढ़ेंगे तो हम कहां कहां से रेफरेंस लेंगे। एक तो एक्ट पढ़ेंगे, 90% यही है। चैप्टर 1 में ही हम थोड़ा सा फाइनेंस एक्ट की बात कर लेते हैं, बस। इससे ज्यादा कोई घबराने की बात नहीं है। अगर मतलब अगली बार नया एक्ट आएगा तो शुरुआत के 2-4 पन्ने आपको पढ़ने पड़ सकते हैं। इनकम टैक्स रूल्स की बात करते हैं। अब ये इनकम टैक्स के रूल्स हैं, बहुत रेयरली कभी कभार चेंज होते हैं। ठीक है। तो रूल्स का काम पड़ता है कि जब हम लॉ को समझेंगे तो कैसे को बताना पड़ जाएगा, तब रूल्स काम करेंगे। अब सर सर्कुलर क्या है, नोटिफिकेशन क्या है और क्लैरिफिकेशन क्या है, और ये हमें क्यों पढ़ने पड़ते हैं। देखिए जी, सर्कुलर, नोटिफिकेशंस और क्लैरिफिकेशन। पहले तो समझिए नोटिफिकेशन क्या होती है। अब क्या होता है, ये हमारी जो कंट्री है ये बहुत बड़ी कंट्री है। अभी जुलाई का मंथ चल रहा है, जुलाई 2020, और मॉनसून जो है वो सी साइड से दस्तक दे चुका है। केरल के अंदर बहुत बारिश हो रही है। बिहार में दिखा रहे हैं कि कई एरियाज डूब चुके हैं। एक नया पुल है, नीतीश कुमार सरकार ने कुछ उद्घाटन किया था, टूटा पड़ा है, उस पर बवाल हो रहा है, जिसमें नीतीश सरकार की शायद कोई गलती है भी नहीं, लेकिन राजनीति है, विपक्ष राजनीति करता है और जनता आनंद लेती है। और एक समझदार जनता से बस यही विनम्र निवेदन रहता है कि वो अपनी समझ का इस्तेमाल करें, और ऐसे ही पक्ष विपक्ष, ये सरकार, ये राजनेता, ये पॉलिटिकल्स, ये सब सिर्फ अपने लिए हैं, कागजों में आपके लिए हैं, तो आप इनके लिए अपना समय ज्यादा व्यर्थ ना करें। मुंबई में बारिश हो रही है, तो एक पर्टिकुलर एरिया में बारिश हो रही है, एक पर्टिकुलर एरिया में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या होगा। क्या उस बातों के लिए, उस पर्टिकुलर रीजन के लिए क्या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फिर से पार्लियामेंट सदन की इंतजार करेगी? नहीं, इमीडिएटली काम करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए, सरलता के लिए समझ लीजिए कि इनकम टैक्स को
रिटर्न देने की डेट आ गई है और वहां पर कोई परेशानी हो रखी है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है कि महाराष्ट्र के लिए या फिर केरल के लिए, तमिलनाडु के लिए या किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए हमने इनकम टैक्स की जो फाइल करने की डेट है उसको हमने इंक्रीज कर दिया है, हम आपके ऊपर लेट फी इस तारीख तक नहीं लगाएंगे। एक नोटिफिकेशन दे दिया जाता है। तो नोटिफिकेशन क्या होता है? ये सरकारी कागज होता है। किसी पर्टिकुलर टेम्परेरी सिचुएशन का किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई समाधान करना है तो नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। सर क्या ये होल कंट्री के लिए भी आ सकता है? जैसे पेंडेमिक हो रखा है, कोरोना पेंडेमिक, तो कोरोना पेंडेमिक में नोटिफिकेशन इशू कर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट के भाई इसको इस तरीके से डील करना है, इसको इस तरीके से डील करना है। तो नोटिफिकेशन एक स्विफ्टली काम करने का तरीका होता है। तो सर हमें क्यों पढ़ना है? क्योंकि अगर इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन आया होगा तो हमें उसको ध्यान रखना पड़ सकता है। और नेचुरली हम किसी पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर स्टेट की नोटिफिकेशंस की बातें करेंगे नहीं, जो ऑल ओवर इंडिया कोई नोटिफिकेशंस आया होगा उन्हीं की हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, तो बहुत कम लेकिन कभी कभी नोटिफिकेशंस इशू होते रहेंगे। तो आपको पता होना चाहिए, जब रियल लाइफ में आप पढ़ें, कभी देखें नोटिफिकेशन आया तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये नोटिफिकेशन भी हम पर एप्लीकेबल होते हैं। सर नोटिफिकेशन और सर्कुलर ये क्या है? अब सर्कुलर आप समझते हो, जब आप स्कूल में थे, आप कॉलेज में थे, कई बार सिचुएशन डाइसी होती थी कि यार वो उस दिन छुट्टी होगी या नहीं होगी। बच्चों को बहुत मन रहता था छुट्टी होगी या नहीं होगी। तो क्या होता है? तो सर्कुलर इशू कर दिया जाता है स्कूल के अंदर, टीचर को सर्कुलर दे दिया जाता है कि बच्चों को बता दो भाई उस दिन छुट्टी है, उस दिन हाफ डे है, ऐसे करना है, उस दिन जो है फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, बच्चे अपने घर से आ सकते हैं। बच्चा जानना चाहता है कि सर मैं अपने बर्थडे पर स्कूल की ड्रेस ना पहन करके क्या अपने घर के बढ़िया से कपड़े पहन के तैयार होके आ सकता हूँ, आ सकती हूँ? बच्चे सामने वाले कहेंगे आज तुम्हारा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे, अच्छा लगता है। तो इस बारे में सर्कुलर दे दिया जाता है। तो सर्कुलर क्या होता है? प्रिंसिपल देती है अपनी स्कूल में कर्मचारियों के लिए। तो ऐसे ही सीबीडीटी भी अपने अंदर जो काम करते हैं उनको सर्कुलर इशू कर देता है कि भाई इस तरीके से आपने काम करना है। सर्कुलर इशू होते हैं, नोटिफिकेशंस इशू होते हैं और कई बार क्लैरिफिकेशंस इशू होती हैं। अब सर क्लैरिफिकेशन क्या होती है? नाम बता रहा है, क्लैरिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर क्लैरिफिकेशन दे देना। अब बच्चा कहता है कि सर एग्जाम होने वाले हैं तो ये बताइए क्या मैं कैलकुलेटर यूज कर सकता हूं? तो हो सकता है क्लैरिफिकेशन दी जाए। मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि क्लैरिफिकेशन इनकम टैक्स के रिस्पेक्ट में जब हम समझेंगे तो हम वहां समझेंगे कि सीबीडीटी अपने विभाग के लोगों को कहता है कि भैया तुम भी जाके गगन सर की वीडियो क्यों नहीं सुन लेते? अरे छोड़ो गगन की नहीं सुननी तो उनके जो गगन के सर है उनसे सुन लो, और कितने लोग हैं सुन लो, लेकिन विभाग वाले लोग सुनते नहीं है। तो क्या करेगा डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट अपने ही लोगों को बात समझाने के लिए क्लैरिफिकेशन इशू कर देता है कि भाई आपको समझ में नहीं आ रहा कि इनकम टैक्स में जो नया बदलाव आया है उसका मतलब क्या है, तो हमसे समझ लो। ठीक है, कभी कभी ऐसा होगा जब आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे, मतलब मेरे तो मन में कई बार ऐसा आता है, मैं क्या बताऊं, मन में कई बार ऐसा आता है कि सरकार ऐसा करती कैसे है, क्यों करती है सरकार ऐसा? सरकार को चाहिए कि जब भी कोई बात हो तो वो एसएससी के फायदे से ही बात करे, लेकिन कभी कभी सरकार नहीं करती। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी चैप्टर में यह लिखा है कि अगर किसी एम्प्लॉयर ने, मालिक ने अपने किसी कर्मचारी को गिफ्ट दिया तो वो 5,000 रुपए तक माफ है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर एम्प्लॉयर ने अपने कर्मचारी को 5,000 रुपए तक का गिफ्ट दिया तो वो माफ है। एम्प्लॉयर ने अपनी रिसेप्शनिस्ट को एक क्या कहते हैं स्मार्ट वॉच दे दी। स्मार्ट वॉच क्या बोलते हैं, मोना तुम अक्सर लेट आती हो। सर मेरे पास ना घड़ी नहीं है, मैं हल्की चीजें पहनती नहीं हूं, ये मेटल की घड़ियां जो अच्छी लगती। ओके मोना, हम तुम्हें स्मार्ट वॉच देते हैं। स्मार्ट वॉच सर एप्पल की दीजिएगा, एमआई की मत दीजिएगा। ओके मोना, आप हमसे वॉच लीजिए। खैर हंसी मजाक के बाहर की बात है, वो वॉच एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को दे दी और वॉच की कीमत थी लेट अस सपोज 11,000 रुपीज, 11,000 रुपए। लॉ में लिखा था कि 5,000 रुपए तक की गिफ्ट माफ होगी। अब एसएससी तो ये सोचेगा कि अब क्योंकि ये घड़ी 11,000 की है, 5,000 तक माफ होती है, तो क्या मुझे 6,000 रुपए इनकम में दिखाने हैं? समझ में आ रहा है गणित? 11,000 में से 5 माइनस कर दिया, या वो भी लिख के दिखाऊं?
सर अपने जैसा मत समझो, आई एम सॉरी। तो सर दो विकल्प आ रहे हैं कि इनकम में 6,000 दिखाएं या 11,000 दिखाएं, डिस्प्यूट है। अब भाई जो ऑफिसर कहेगा वही मानना पड़ेगा। तो ऐसे में कई बार इस तरह की सिचुएशन जब आती है ना, तो सीबीडीटी क्लैरिफाई कर देती है, क्लैरिफिकेशन अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को दे देती है कि भाई ऐसे में आपने ये करना है। तो वो क्लैरिफिकेशन है। हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की अभी बात नहीं कर रहे, क्योंकि लॉ आप जानते नहीं है, ठीक है। ऐसा कई जगह होगा, हम कई जगह फंस जाएंगे, बच्चा कहेगा सर इसमें क्या करना है। तो भाई लॉ लिखने में क्लैरिटी नहीं है। जब क्लैरिटी नहीं है तो भाई सरकार को चाहिए कि ऐसे में हम हमेशा पब्लिक के पक्ष की बात करेंगे, 5,000 छोड़ के ऊपर वाले को टैक्स करेंगे, लेकिन सरकारें ऐसा करती नहीं है। वो क्लैरिफिकेशन दे देती हैं, वो क्लैरिफिकेशन उनके अपने स्टाफ के लिए होती है। तो सेक्शन 119 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट है, ये पावर देता है सीबीडीटी को सर्कुलर और नोटिफिकेशन जारी करने की। सर इसमें क्लैरिफिकेशन नहीं है, केवल सर्कुलर और नोटिफिकेशन है। यस, उन्होंने तो यही कहा था कि आपको हम सर्कुलर और नोटिफिकेशन जारी करने की ताकत दे रहे हैं, यानी ये ऑफिशियल है। सर्कुलर और क्लैरिफिकेशन आर इशूड बाय सीबीडीटी फॉर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड आर बाइंडिंग ऑन इनकम टैक्स अथॉरिटीज। ये इनकम टैक्स अथॉरिटीज के ऊपर पूरे तरह से बाध्य होते हैं। असेसी इज नॉट बाउंड बाय दिस सर्कुलर। असेसी अगर चाहे तो इस सर्कुलर से बंधा हुआ नहीं है, उसके फायदे का हो तो ऑप्ट कर लेता है, उसके फायदे का नहीं हो तो ऑप्ट नहीं करता, ठीक है। अब सर हमारे सिलेबस में बार बार कोई बहुत ज्यादा ये बार नहीं आएंगे, इक्का दुक्की बार ये बातें हमारे सामने में आएंगी। जीएसटी में ज्यादा आती हैं, इनकम टैक्स में कम आती हैं, ठीक है। और सर हमें एग्जाम में इसके बारे में कुछ डेफिनेशन नहीं लिखनी, बस हमने समझना है कि इनसे भी हमारा वास्ता पड़ जाया करेगा। और फिर आता है आखिर में कि सर कोर्ट जजमेंट्स का क्या रेलिवेंस है हमारी स्टडी के साथ। तो देखो जी, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो हमारे देश का सबसे बड़ा न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दिल्ली में है इसका विभाग। सुप्रीम कोर्ट के वकील क्या पैसे लेते हैं आपको क्या बताऊं, क्या आपको बताएं। बनना है तो वकील बनो, वो भी सुप्रीम कोर्ट का बनो, फिर देखो आपकी ताकत क्या है। न्यूज चैनल वाले भी कितनी बढ़िया तरीके से आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। पावर है भाई। सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई फैसला दिया है तो वो कानून बन जाता है। इसका मतलब कोई असेसी इनकम टैक्स के किसी मैटर में सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया जो इनकम टैक्स से संबंधित है, तो समझ लो कि वो बिल्कुल कानून है और पूरे देश में उसको माना जाएगा, लागू किया जाएगा। तो इसको हम यहां से पढ़ लेते हैं, आइए। वेन एवर देर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन असेसिंग ऑफिसर एंड असेसी। जब आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो जो कर दाता है उसको मैं नाम दे रहा हूं असेसी, और वो जो सरकारी ऑफिसर है जो हमें परेशान कर रहा है उसको हमने नाम दिया असेसिंग ऑफिसर। जब दोनों में डिस्प्यूट हो जाता है तो भाई अगर आपको कोई डिस्प्यूट है तो सामने वाले को पीटेंगे थोड़ी ना, कायदा समझिए। आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। अब लोग कोर्ट में जाना नहीं चाहते, उसकी वजह यह है, सरकार को समझना चाहिए कि कोर्ट में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। यह सरकार की या अदालत की ड्यूटी है कि वो इस बात को देखे कि भाई असेसी अदालत क्यों नहीं आना चाहता, क्यों मामला वहीं रफा दफा करना चाहता है। टाइम लगता है। लेकिन अदालतों में भी क्या होता है कि पहले आप लोअर कोर्ट में जाएंगे, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट बोलते हैं। वहां से संतुष्ट नहीं है तो फिर आप आगे ऊपर उसी कोर्ट में आगे जाएंगे। फिर वहां से संतुष्ट नहीं है तो फिर आप हाई कोर्ट में चले जाएंगे। हाई कोर्ट मतलब स्टेट्स की हाई कोर्ट अलग अलग होती हैं। और अगर वहां से भी आप संतुष्ट नहीं है तो आपके पास एक रास्ता है सुप्रीम कोर्ट, और इतना लंबा रास्ता तय करते करते इंसान का जीवन समाप्त हो जाता है, ये समझ लीजिए। तो पहले हमने चर्चा की आपके साथ सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दिया इनकम टैक्स के रिगार्डिंग तो वो लॉ ऑफ लैंड माना जाएगा, वो इनकम टैक्स का कानून बन जाएगा। एंड आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से नीचे हाई कोर्ट है, उस पर भी बाध्य हो जाएगा। इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल्स पर भी बाध्य हो जाएगा, और इनकम टैक्स ऑफिसर्स पर, असेसी पर, सबके ऊपर वो लागू होगा, क्योंकि सभी सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आती हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली वाले मानने से मना कर दें, ऐसा नहीं है यूपी वाले मानने से मना कर दें, ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, राजस्थान सब जगह लागू होगा वो।
ठीक है, तो वो एक तरीके से कानून का हिस्सा बन जाता है। तो डिसीजंस गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट आर लॉ ऑफ लैंड, आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, इनकम टैक्स appellate authorities, income tax assessees as well as income tax authorities as well as all assessees। तो हमारे जब हम लोग पढ़ेंगे यहां पर, जब हम इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो ऐसा कुछ जगह पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में हम ये केस पढ़ते हैं, शीला कौशिश वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और बिल्कुल सेम बात के ऊपर फिर एक और केस आता है, अमोलक राम खोसला वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। जो हमारा यूनिवर्सिटी सिलेबस है उसमें एक लास्ट चैप्टर होता है जहां पर वो आपसे स्पेसिफिकली एक बार क्वेश्चन पूछते हैं सुप्रीम कोर्ट केसेस का। तो वहां पर बच्चे को ये केस वो देखता नहीं है, कई बार अगर देखेगा तो समझ जाएगा सर ये तो पढ़ा हुआ था, हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ा था। और एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में एक केस लॉ है, राजा बिनोय कुमार साहस रॉय, बहुत मशहूर केस है। सर अगर हम ग्रेजुएशन नहीं कर रहे, डीयू से कुछ और कर रहे हैं प्रोफेशनल कोर्स, तो भी ये आपके साथ चर्चा में आएंगे। बस डीयू वाले कहते हैं हम इनमें से एक पूछ लेंगे, और प्रोफेशनल वाले कहते हैं हम नहीं बताएंगे, हम तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो वो केस पूछें, लॉ यहां से पूछे वहां से पूछें, बस थोड़ा सा वो पेपर का पैटर्न डिफरेंट होता है, कंटेंट सबके एक ही जैसे हैं। ठीक है सर, ये तो बात हुई सर सुप्रीम कोर्ट की। अब बात करते हैं हाई कोर्ट की। असेसी का और असेसिंग ऑफिसर का झगड़ा दिल्ली हाई कोर्ट में चला गया, और दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। तो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला दिल्ली में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है और दिल्ली में जो लोग रहते हैं, असेसी है, उनके ऊपर बाइंडिंग हो जाता है। इसका मतलब ये कि कभी कभी हम जब बात करेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि सर ये तो दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन है, ये महाराष्ट्र में कैसे लागू होगा? तो नहीं लागू होगा। लेकिन महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति कह सकता है कि देखो दिल्ली हाई कोर्ट एक प्रतिष्ठित कोर्ट है, उन्होंने ये फैसला दिया था, वो अपनी कोर्ट में रेफर तो कर सकते हैं, उसकी अथॉरिटी होती है। ठीक है, तो हम अपने इनकम टैक्स की स्टडी में स्टेट कोर्ट्स के फैसलों की ज्यादा बातें नहीं करते, क्योंकि वो रीजन वाइज एप्लीकेबिलिटी होती है। लेकिन आपको ये जानना होगा कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोई फैसला दिया था तो वो भले दिल्ली पर बाइंडिंग नहीं है, लेकिन दिल्ली के अंदर वो रेफर हो सकता है। हम कोर्ट में कह सकते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था, तो हमारे को भी उस फैसले के हिसाब से कंसीडर करते हुए आप इसको फैसला दे दीजिए। तो वो उसकी ऑफिशियली भले एप्लीकेबिलिटी दूसरे एरिया में नहीं होती, लेकिन अथॉरिटी होती है। तो हम थ्योरी के अंदर स्टेट वाइज लॉज को थोड़ा अवॉइड करते हैं, और क्योंकि बच्चा किसी भी स्टेट का हो सकता है, तो वो ये अपने स्पेसिफिक स्टेट के रूल जाने, यहां जान के क्या करेगा। तो हमारे कोर्स में सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ज्यादा आएंगे। ये तो बात हुई सर हाई कोर्ट का डिसीजन। अब हाई कोर्ट का डिसीजन इनकम टैक्स एपुलेट ट्रिब्यूनल के ऊपर भी लागू होता है। अब सर ये इनकम टैक्स एपुलेट ट्रिब्यूनल क्या होती है? तो भाई असेसी को अपना समस्या का निदान करना है, निपटारा करना है, तो चाहे वो हाई कोर्ट चला जाए, चाहे वो इनकम टैक्स के अंदर ही एक अदालत है टैक्स की, इनकम टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल, वहां चला जाए, ये उसकी बात है। खैर ये हमारे वर्किंग नॉलेज के सिलेबस का पार्ट होती नहीं है, लेकिन अगर आप जाके पढ़ना चाहेंगे तो आप ये पढ़ लेंगे कि एसएससी के पास क्या क्या अधिकार हैं। ये आपके सिलेबस का पार्ट होगा, तब हम चर्चा करेंगे, अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। तो इनकम टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल ने कोई फैसला दिया, हाई कोर्ट का फैसला इस पे लगेगा। लेकिन अगर इनकम टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल ने कोई फैसला दिया है तो वो इनकम टैक्स की अथॉरिटीज पर और एसएससी पर, दोनों के ऊपर लागू हो जाएगा। तो हम इसके बारे में भी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में जो प्रैक्टिस में होते हैं, जो प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, वो इन चीजों का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखते हैं। थ्योरी में हम सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस की बातें ज्यादा करेंगे। अगेन ये कभी कभी आएंगी, ऐसा नहीं है कि हमेशा आएंगी। तो मेरे कोर्स का 95% पार्ट ये होगा, इनकम टैक्स एक्ट जो ऑल ओवर इंडिया लग रहा है, फाइनेंस एक्ट ऑल ओवर इंडिया लग रहा है, इनकम टैक्स रूल्स ऑल ओवर इंडिया लग रहे हैं। ठीक है जी, इनमें से हम केवल वही बातें करेंगे जो ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल हो रहे हैं, और कभी कभी इनकी बारे में बातें होंगी। तो नेक्स्ट क्लास से हम अपना इनकम टैक्स स्टार्ट कर देंगे। अब सर अगर मान लीजिए मैंने कोई टॉपिक, बच्चा कहता है कि सर पढ़ लिया और वो वीडियो मान लीजिए पिछले साल का था, तो क्या वो मेरे लिए बेकार हो जाता है? क्या इनकम टैक्स हर साल बिल्कुल नया लिख दिया जाता है? अरे नहीं बेटे,
नया तो हमारे देश में सालों सालों तक कुछ नहीं बनता, केवल हल्का सा ट्यून किया जाता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है किसी भी तरीके से कि सर आज हम ये लॉ पढ़ रहे हैं तो ये अगले साल बेकार हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ये जो लॉ आप पढ़ रहे हैं जब तक कोई ड्रास्टिक चेंज ना आ जाए ये सेम रहता है, इसलिए अपने मन में ये घबराएं नहीं। यूनिवर्सिटी वाले बच्चे तो एग्जाम देकर निकल लेते हैं, प्रोफेशनल वाले कई बार उनके साथ में अनहोनी घट जाती है कि भैया एग्जाम दोबारा देना पड़ जाता है। एग्जाम दोबारा देना पड़ जाता है तो क्या दोबारा से इनकम टैक्स की ट्यूशन लेनी पड़ती है? आंसर इज नो। अब आप समझते हैं लॉ वही है, बस उसके अंदर माइनर से कुछ चेंजेस हैं जो कि आपको बुक देख करके पता लग जाएंगे। और तो और आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि बताएं फाइनेंस एक्ट 2019 ने क्या चेंजेस किए थे, तो गूगल आपको बता देगा ये 10-12 चेंजेस थे, बस और कुछ नहीं, बाकी सारा का सारा सेम है। तो हम उसके बारे में चर्चा करते रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। और नेक्स्ट क्लास से इनकम टैक्स आपके साथ स्टार्ट करेंगे और फिर आपको बता देंगे कि कौन सी बुक हम फॉलो करने वाले हैं, कैसे हम पढ़ाने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास से आपके साथ चर्चा करते हैं। उम्मीद है आपको गब्बर सिंह, कबीर सिंह, जो भी नाम आप यूट्यूब पे हमें प्यार से देते हैं, उसकी वीडियो पसंद आई होगी। टाटा, बाय बाय, सी यू।